किसान भाइयों नमस्कार। आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं गेहूं में पैदावार आखिर हमें ज़्यादा क्यों नहीं मिल पाता है। कौन सी कमी हम कर देते हैं जिससे हमारा जो पैदावार है उसमें कमी रह जाती है। हम अच्छे से सब कुछ करते हैं फिर भी हमें पैदावार नहीं मिल पाती है। नमस्कार किसान भाइयों, SRJ खेती चैनल पे आप सभी का स्वागत है। किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं गेहूं में कौन कौन सी गलतियां हमें नहीं करनी चाहिए। यहाँ पे हम 10 बातें आपको बताने वाले हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबी ज़रूर है, लेकिन अगर आप पूरा वीडियो देखते हैं, एकदम लास्ट तक वीडियो देखते हैं, तो मैं उम्मीद करूँगा कि निश्चित ही आप गेहूं में अधिक पैदावार ले पाएंगे। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। अगर आप सभी चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करें, साथ में बेल आइकन भी दबाएं, साथ में ऑल नोटिफिकेशन जहाँ पे आता है वहाँ पे प्रेस कर दें। इसके अलावा इस वीडियो को लाइक भी करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और आपके मन में कोई भी सवाल हो किसी भी फसल से संबंध में तो नीचे आप बेझिझक कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। मैं आपके लगभग सारे सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहली गलती हम क्या करते हैं, भले ही आपकी गेहूं की फसल अभी किसी भी अवस्था में हो, बहुत सारे किसान भाइयों के यहाँ बालियाँ निकल चुकी हैं, मान के चलिए ज़्यादातर किसान भाइयों के यहाँ बालियाँ निकल चुकी हैं, लेकिन जिन किसान भाइयों ने काफ़ी देर से गेहूं की बुआई की थी वहाँ पे अभी बालियाँ नहीं निकली हैं। तो चाहे जो भी अवस्था हो, पहली बात तो सब लोग ध्यान रखना, पहली बात तो ये आपको ध्यान में रखना है कि अंधाधुंध रासायनिक खादों का इस्तेमाल मत करिए। किसान भाइयों, आप सभी को पता ही होगा कुछ समय के बाद ऐसा होगा कि हम खाद भी डालेंगे फिर भी हमें अच्छी पैदावार नहीं मिल पाएगी, क्योंकि हम जो रासायनिक खाद है इनका बहुत ज़्यादा मात्रा में उपयोग करने लगे हैं। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आपको इसका इस्तेमाल नहीं करना है, लेकिन इसके साथ साथ जो अन्य खादें होती हैं, जो देसी खादें होती है, जो जैविक खादें होती है, इनके इस्तेमाल को भी आपको बढ़ावा देना चाहिए। आप गोबर खाद का इस्तेमाल तो करते ही नहीं होंगे, तो सबसे पहले तो आपको इसका इस्तेमाल शुरू कर देना चाहिए। काफ़ी कम कीमत में आपको आसानी से गांव में ये खादें मिल जाती हैं। किसान भाइयों, जब हम लगातार रासायनिक खादों का इस्तेमाल करते हैं तो हमारी जो मिट्टी है उस पर काफ़ी फ़र्क होता है। मिट्टी हमारी ख़राब होने लगती है, मिट्टी ऊपरी जो परत होती है एकदम से सख्त हो जाती है, समझ लीजिए पथरीली होती जा रही है, पहाड़ों वाली मिट्टी हमारी होती जा रही, बनती जा रही है। कुछ समय बाद आप देखेंगे हमारी इसी मिट्टी में पैदावार होगा ही नहीं। तो इसके लिए अभी से आपको तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। अभी से आपको जो गोबर खाद है, फिर जो अन्य जैविक खादें बहुत सारी आती हैं, उनका इस्तेमाल आपको शुरू कर देना चाहिए। और बहुत ज़्यादा मात्रा में खादों का इस्तेमाल मत करिए, सीमित मात्रा में जितना लोग बोलते हैं बस उतना ही आपको डालना है। या फिर आप वैज्ञानिकों से भी सलाह ले सकते हैं, अपने किसी भी वैज्ञानिकों से, या फिर बहुत सारी आजकल सुविधाएँ हो गई है, आप इंटरनेट पर जाइए, यूट्यूब पर वीडियो देखिए, तो लगभग सभी लोग अच्छी ही जानकारी देते हैं। तो वहाँ से आप कुछ सीखिए, अच्छी जानकारी लीजिए और सीमित मात्रा में इसका उपयोग करिए। अभी भी बहुत सारे हमारे किसान भाई हैं जो बस कुछ जानते नहीं, बस खाली यूरिया हो गया, DAP हो गया, बस यही 2 खादें हैं जिनका धड़ल्ले से प्रयोग करते जा रहे हैं। अन्य खादें जो अन्य सूक्ष्म तत्व होती हैं उनका तो प्रयोग करते ही नहीं है। तो सबसे पहले तो आपको यही सुधारना है। दूसरा आपको क्या करना है, अब बहुत सारे भाई हमारे ऐसे हैं जो सारी खादों को एक साथ मिला के उपयोग में लाते हैं। जैसे मान लीजिए जिंक हो गया, जिंक के साथ आपने जब DAP मिला दिया, यानी फास्फोरस मिला दिया, तो वो दोनों खादें ख़राब हो गई, वो अच्छे से काम नहीं करेंगी। ना ही आपका जिंक काम में आएगा, ना ही आपका जो फास्फोरस है वो काम में आएगी। तो कुल मिला के सभी खादों, या फिर अगर आप स्प्रे करते हैं तो भी आप देखते होंगे बहुत सारा कॉम्बिनेशन एक साथ में मिला लिया। मतलब उसी में आपने फफूंदनाशी मिला लिया, उसी में आपने कीटनाशी मिला लिया, NPK मिला लिया, बोरान मिला लिया, जिंक मिला लिया। अगर हम ये सारी चीज़ें एक साथ मिला देते हैं तो भले ही किसान भाइयों इसका कोई रिएक्शन ना हो, लेकिन इसका जो असर है उसमें प्रभाव आता है, उसमें कमी आ जाती है। तो हमेशा कोशिश करिए सभी चीज़ें अलग अलग डालने की, और अगर ऐसा संभव नहीं है तो 2-3 चीज़ें ही आपको मिलानी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप सारी चीज़ें एक साथ में ही डाल दें, तो इससे ना तो आपको कोई फ़ायदा होगा, भले ही नुकसान ना हो, और नुकसान भी कई बार आपको दिखाई दे जाता है। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। बहुत सारी चीज़ें, अगर ऐसा ही होता तो कंपनियां सारी चीज़ें एक बार में ही ना आपको दे देती, फिर आपको अलग अलग से सब चीज़ें लेने की क्या ज़रूरत थी। अगर ऐसा होता तो NPK के साथ में बहुत सारी चीज़ें भी आपको, मतलब उसके साथ में बोरोन भी मिला देती, उसके साथ में जिंक भी मिला देती, उसके साथ में ही सब कुछ मिला देती, जिससे उनका भी कुछ बचत हो जाता, आपका भी कुछ बचत हो जाता। लेकिन ऐसा नहीं होता है, सब चीज़ें जो मिलाने वाली होती हैं वही मिलाई जाती हैं, सारी चीज़ें नहीं मिलाई जाती हैं। इसके अलावा आप तीसरी गलती क्या करते हैं, समय से सब कुछ नहीं करते हैं। ना ही आप समय से खाद देते हैं, ना ही समय से आप उसमें दवाएँ डालते हैं। ये सब चीज़ें अगर आप समय से नहीं करेंगे, बहुत सारे किसान भाई तो ऐसा करते हैं कि मान लीजिए शुरुआत में उन्होंने खाद नहीं दी तो इकट्ठा सारी खाद एक बार में ही दे देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी, ये नुकसान करता है। पौधे को अगर एक बार में ही बहुत ज़्यादा मात्रा में आप
मतलब 1 साल की खाद आप एक बार में ही डाल देंगे तो नुकसान करेगा ही, वो कोई फ़ायदा नहीं करेगा। तो ऐसा भी आपको नहीं करना है। जितनी मात्रा होती है, जब जब जिस पौधे को जो आवश्यकता होती है तभी आपको उसमें वो चीज़ें डालनी चाहिए। तो इसका भी आपको बहुत ध्यान रखना है। चौथी गलती क्या करते हैं, सिंचाई। अब बहुत सारे किसान भाई केवल खाद पे ही ध्यान देते हैं, सिंचाई पे तो ध्यान देते ही नहीं है। जितना आवश्यकता पौधे को खाद की होती है उससे ज़्यादा आवश्यकता पौधे को पानी की होती है। बिना पानी के तो पौधे का जीवन संभव ही नहीं है, और बिना पानी के बहुत सारे नुकसान होते हैं। मतलब अगर कम पानी रह जाता है हमारे खेत में तो इस समय गेहूं में दाने का भराव नहीं हो पाता है। गबोड़ अवस्था हो या फिर कोई भी अवस्था हो, सभी अवस्थाओं में वैसे तो पानी अति आवश्यक होता है, लेकिन गबोड़ अवस्था से लेकर जब तक आपके बालियों में दाने का भराव नहीं हो जाता है, दाने आपके मजबूत नहीं हो जाते हैं, तब तक तो आपको कम से कम मिट्टी में नमी बना के ही रखनी चाहिए। अगर इस अवस्था में आप नमी नहीं बना पाएंगे तो आप देखेंगे दाने आपके कमज़ोर रह जाएंगे, पतले रह जाएंगे, जिससे आपको सीधा सीधा उत्पादन कम मिलेगा। तो सिंचाई पे तो आपको विशेष ध्यान रखना है। इसके साथ साथ 5वां गलती क्या करते हैं, सिंचाई करते हैं तो दिन में सिंचाई कर देते हैं। इस समय आप देख रहे होंगे हवाएं काफ़ी तेज़ चलती है और हमारे जो गेहूं वाले पौधे हैं काफ़ी बड़े हो गए हैं। यही वो अवस्था होती है जब हमारी फसल गिर जाती है, मतलब बालियाँ निकलने से लेकर जब तक बालियाँ बन जाती हैं, इसी अवस्था मतलब इसी बीच में हमारी फसल गिरती है, जिससे हमें ज़्यादा नुकसान हो जाता है। एक तो चूहे ज़्यादा नुकसान करते हैं, दूसरा वैसे हमारी फसल गिरने से हमारी फसल भी ख़राब हो जाती है। तो आपकी फसल को गिरने से बचाने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है, आप खेत की जब सिंचाई करिए अपने गेहूं की तो शाम को करिए। शाम को आप देखते होंगे हवाएं काफ़ी कम हो जाती हैं, धीरे चलती हैं, जिससे आपकी फसल गिरने से भी बच जाती है। और बहुत ज़्यादा गहरी सिंचाई नहीं करना है। ऐसा नहीं कि आपको अपने गेहूं में मतलब पूरा पानी भर देना है। गेहूं की फसल है, धान की फसल नहीं है। धान में तो चल जाता है, लेकिन गेहूँ में ऐसा नहीं चलता है, नुकसान आपको हो जाएगा। तो ज़्यादा पानी का भराव नहीं करना है और हल्की सिंचाई आपको करनी है और नमी आपको बना के रखनी है, क्योंकि अगर आप नमी नहीं बनाएंगे तो आप सीधा सीधा उत्पादन में आपकी कमी देखी जाएगी। अब हम बात करते हैं कुछ खादों के बारे में। एनपीके का प्रयोग, समय से तो आपको एनपीके का प्रयोग करना ही है। मैंने आपकी पिछली वीडियो में बहुत सारी बातें आपको बताई हुई हैं, लेकिन फिर भी हम कुछ यहाँ पे बता दे रहे हैं। अगर आपकी फसल शुरुआती अवस्था में होती है तब एक एनपीके आता है 19-19-19 या फिर 20-20-20, इसका इस्तेमाल आपको करना होता है। लगभग 30 दिन से लेकर 40 दिन की अवस्था में आपको इसका इस्तेमाल कर देना चाहिए। एक दूसरा एनपीके आता है अगर आपकी फसल कमज़ोर है, कल्ले का विकास नहीं हो रहा है, तो एक एनपीके आता है 12-61, जिसमें 61% फास्फोरस और 12% पाया जाता है आपका नाइट्रोजन। तो इसका इस्तेमाल आपको लगभग 45 दिन की अवस्था में, 45-50 दिन या फिर और पहले भी आप कर सकते हैं, तो 35 से 45 दिन 50 दिन की अवस्था में आपको इसका इस्तेमाल कर देना चाहिए। अब हम 2 एनपीके जो खास तरह मतलब इस समय हम प्रयोग में ला सकते हैं, पहला है 052-34, दूसरा है 0050। 052-34 का इस्तेमाल, जैसे आप ये फसल देख पा रहे होंगे, इसमें अभी बालियाँ तने के अंदर आ गई हैं लेकिन बालियाँ बाहर नहीं आई हैं। तो इस अवस्था में हमें गबोड़ अवस्था में हमें एनपीके 052-34 का इस्तेमाल करना चाहिए। ये सबसे सही समय होता है। दूसरा एक एनपीके जो आता है आप जानते होंगे 0050, इसमें 50% पाया जाता है पोटास और इसमें 17.5% सल्फर भी पाया जाता है। इसका इस्तेमाल किसान भाइयों हम गेहूं में बालियाँ निकलने के बाद वाली अवस्था में करते हैं। जब बालियाँ पूरी तरह से बाहर आ जाती हैं तब आपको करना चाहिए। एक एनपीके और आता है 13-045, इसका इस्तेमाल आपको तब करना है जब बालियाँ निकलने के बाद आपको अपनी गेहूं की फसल में नाइट्रोजन की कमी दिख रही हो, तब आपको इसका इस्तेमाल करना चाहिए। अब हम 7वें नंबर पे हमने रखा है बोरोन। बोरोन का इस्तेमाल आपको ज़रूर करना चाहिए, जिससे आपके दाने का भराव अच्छे से होता है, पॉलिनेशन अच्छे से होता है, परागण अच्छे से होता है। तो अगर आपके गेहूं में भी बालियाँ नहीं निकली हैं तब भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं 100 से 120 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। और अगर बालियाँ निकल आई हैं लेकिन फूल वाली स्टेज नहीं है, ये फ्लावरिंग नहीं हुई है, तब भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन फूल आने के बाद वाली अवस्था में आपको इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, कोई भी विशेष लाभ आपको नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे एक बात मैं आपको बता दूँ, जो ग्रोथ प्रमोटर का इस्तेमाल करते हैं तो 8वें नंबर पे हमने यही रखा है, समय से आपको इसका इस्तेमाल करना है। शुरुआती अवस्था में काफ़ी अच्छे से काम करता है और इस अवस्था में अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो जो लिक्विड वाला आता है उसी का आपको इस्तेमाल करना है। जैसे सागर का लिक्विड हो गया, तो इसका इस्तेमाल आप अपनी गेहूं की फसल में बालियाँ निकलने से पहले भी कर सकते हैं और बालियाँ निकलने के बाद भी कर सकते हैं। 250 ml मात्रा आपको लेनी होती है, इसका छिड़काव करना होता है। इसके अलावा 9वें नंबर पे हमने रखा है अच्छी किस्म का चयन। भले ही आप सारी चीज़ें डाल दीजिए, लेकिन अगर आपकी किस्म ही नहीं अच्छी है तो आपको अच्छा पैदावार वो कहाँ पे दे पाएगी। तो किस्म का चुनाव करते समय आपको विशेष ध्यान रखना है। जब भी आप अगले साल गेहूं लगाइए तो पहले से आप सर्च करिए, या फिर हमारे चैनल पे ही जाइए, या फिर किसी भी चैनल या फिर गूगल से ही सर्च करिए कि अच्छी पैदावार देने वाली किस्में कौन सी हैं और आपके वहाँ लगाई जाने वाली किस्में कौन सी है। इसका भी आपको ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि आपके वहाँ उसकी पैदावार ही ना मिले
तो बहुत सारी आपको सावधानियां बरतनी चाहिए किस्मों के चुनाव करते समय। 10वें नंबर पे सबसे ज़रूरी बात फसल चक्र अपनाना। बहुत सारे किसान भाई जिस खेत में गेहूँ लगाते हैं उसमें बहुत सालों से गेहूँ लगाते ही आ रहे हैं, उन्होंने कोई अन्य फसल लगाई ही नहीं है। तो ऐसा भी नहीं करना है, आपको फसल चक्र अपनाना है, फसलें बदल बदल के बोने चाहिए जिससे आपकी मिट्टी में उर्वरा शक्ति भी बनी रहे और आपको अच्छी पैदावार मिल सके। तो उम्मीद करता हूँ आज की मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो लाइक भी करें और साथ में कोई भी सवाल हो नीचे आप कमेंट भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।